हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि शॉर्टली अगर हम बात करें तो आईसीसी की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो कि हेग नीदरलैंड्स में लोकेट है। ये एक रोम स्टैट्यूट है जो कि 17 जुलाई 1998 में साइन हुआ था और एज एन कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था और ये ऑपरेशन में आया था 1 जुलाई 2002 में। प्लीज़ इन दो डेट्स को याद रखना और इसमें कंफ्यूज मत होना। 17 जुलाई 1998 में ये एज एन कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था और ऑपरेशन में आया था 1 जुलाई 2002 में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज़ इन्हें याद रखना। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसे मैटर्स से डील करता है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर एक्यूज्ड होता है कोई भी जेनोसाइड के मैटर में या फिर कोई भी ऐसा क्राइम फेस होता है या फिर क्राइम सामने आता है जो कि अगेंस्ट में होता है ह्यूमैनिटी के में, या फिर कोई भी वॉर क्राइम या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन, कोई भी अगर ऐसा मैटर सामने आता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ये जुडिडिक्शन बनती है वो ऐसे मैटर्स को ट्राई आउट करे। ठीक है, जो आईसीसी है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्रिमिनल टाइप के नेचर के केसेस में डील करता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करता है एट इंटरनेशनल लेवल। ओके, अब कब आईसीसी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है? जब कभी भी कोई नेशनल कोर्ट या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर कोई भी इंडिविजुअल स्टेट अपने आप को अनविलिंग या फिर अनेबल मानता है कि वो कोई भी जो उसके सामने क्रिमिनल मैटर आया है उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या फिर उनकी जुडिडिक्शन नहीं बनती ऐसे मैटर में, तब वो उस मैटर को क्रिमिनल मैटर को रेफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आईसीसी को, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को वो ऐसे क्रिमिनल मैटर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। आईसीसी के स्ट्रक्चर की अब हम बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 18 जजेस होते हैं और इसके अंदर 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं जो ये बॉडी इंटरनेशनल क्रिमिनल बॉडी है इसको फॉर्म करती हैं, ये 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी इस कोर्ट की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको लुक आउट करते हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं: प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीज़न, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, रजिस्ट्री। ठीक है, अब हम एक एक करके इन चारों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, द प्रेसिडेंसी। इसके अंदर 3 जजेस होते हैं जो कि उन्हीं 18 जजेस के विधिन में से इलेक्ट होते हैं और ये 3 इयर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो ये 3 जजेस हैं इनमें से एक होता है प्रेसिडेंट और जो 2 अदर मेंबर हैं उनमें से एक होता है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड होता है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम 3/3 का रूल देखें तो जो प्रेसिडेंसी ऑर्गन है इसके अंदर 3 जजेस होते हैं और ये तीनों ही 3 इयर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो ये प्रेसिडेंसी ऑर्गन है इसके अंदर जो 3 जजेस हैं उनमें से एक होता है प्रेसिडेंट, जो 2 अदर हैं उनमें से वो एक होता है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा होता है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जब ये तीनों इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनका ये कर्तव्य बनता है जो भी आईसीसी की मैनेजमेंट है उसे ये संभाले और लुकआउट करें। अगर कोई भी जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड मैटर आ जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर आता है या फिर एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड मैटर भी आता है उसे ये मैनेज करें, लुकआउट करें। ठीक है, अब जुडिशियल डिवीज़न। इसके अंदर क्या होता है कि हम 3 तरीके से इस डिवीज़न को देख सकते हैं। पहला होता है प्री ट्रायल स्टेज, सेकेंड ट्रायल स्टेज
एंड थर्ड अपील डिवीज़न। ठीक है, प्री ट्रायल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, 7 जजेस की एक बॉडी बैठती है और जो भी क्रिमिनल मैटर इस कोर्ट के सामने आता है वो इस 7 जजेस की बॉडी के सामने प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट करते हैं ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, जो कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हैंडल करते हैं और प्रोसिक्यूटरल एक्टिविटीज जो भी फंक्शन होती हैं एक केस के अंदर वो सब सुपरवाइज करते हैं ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर। ठीक है, और ये जो ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर है एक मैटर को प्रेजेंट करते हैं कि 7 जजेस की बॉडी के सामने। ठीक है, और इस बॉडी का मेजर फंक्शन ये होता है कि जो भी पर्सन एक मैटर के सामने सस्पेक्ट बन के आ रहा है या विक्टिम बन के आ रहा है या विटनेस बन के आ रहा है उन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सेकंड ट्रायल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, 3 जजेस की बॉडी बैठती है जिसमें से 3 जजेस ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम केस ट्रायल कर रहे हैं वो एक फेयर ट्रायल होगा। ठीक है, और इस डिवीज़न के अंदर ये डिसीज़न लिया जाता है कि जो एक्यूज पर्सन है, सस्पेक्ट है, वो क्या इनोसेंट है या फिर वो गिल्टी है। जो भी चार्जेस एक क्रिमिनल केस के अंदर एक सस्पेक्ट पे लगे हैं, क्या उन चार्जेस से ये प्रूव होता है कि वो एक एक्यूज्ड है या फिर वो एक इनोसेंट पर्सन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन प्री ट्रायल डिवीज़न में जो भी डिसीज़न लिया गया है या फिर ट्रायल डिवीज़न के अंदर डिसीज़न लिया गया है उससे सहमत नहीं है तो वो क्या करे, वो आगे अपील डिवीज़न के अंदर इन डिसीज़न के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। वो अपील किसके सामने करेगा, प्रेसिडेंट और 4 अदर जजेस की जो बॉडी होती है उसके सामने उसकी अपील हियर आउट की जाएगी। ठीक है, अपील डिवीज़न के पास जाके वो अपील एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे थर्ड ऑर्गन जो कि है ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है आईसीसी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट करने के लिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है वो ये कंडक्ट करता है और जो भी लिटिगेशन केसेस होते हैं चैम्बर कोर्ट के सामने उसे भी ये कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसके अंदर 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा प्रोसिक्यूशन एंड तीसरा जुडिडिक्शन। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई भी जब केस सामने आ रहा है जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है उसका डिसीजन द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर लेगा। ठीक है, दूसरा प्रोसिक्यूशन, जो भी लिटिगेशन केस के मैटर से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन चलेगी उसका डिसीजन भी ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर लेगा। जुडिडिक्शन अभी हम इसको लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं हमारे 4th ऑर्गन यानी कि रजिस्ट्री को। ठीक है, जो ये ऑर्गन है ये हेल्प करती है कोर्ट को ये बताने के लिए कि जो भी हम मैटर चला रहे हैं वो फेयर है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है और इसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो ये ऑर्गन है रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है जो भी जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एक पर्सन को, विक्टिम को या फिर विटनेस को चाहिए एक स्पेसिफिक मैटर के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये उस पार्टी को प्रोवाइड कराए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिडिक्शन की। ठीक है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ जुडिडिक्शन। पहला होता है टेम्पोरल जुडिडिक्शन, दूसरा पर्सनल जुडिडिक्शन, तीसरा टेरिटोरियल जुडिडिक्शन एंड 4th इज सब्जेक्ट मैटर जुडिडिक्शन। पहला टेम्पोरल जुडिडिक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जब कभी भी कोई क्राइम कमिट होता है तब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुडिडिक्शन बनती है कि वो उस क्रिमिनल मैटर को लुकआउट करे और अपने अंडर उस ट्रायल को चला सके। ठीक है, दूसरा होता है पर्सनल जुडिडिक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इट्स पर्सनल जुडिडिक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है या फिर 18 साल की उम्र का है
और उसने कोई भी क्राइम कमिट किया है, और जब उसने क्राइम कमिट किया है वो पर्सन 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो आईसीसी की जुडिडिक्शन बनती है ऐसे केस को लुकआउट करने की, ठीक है। तीसरा, टेरिटोरियल जुडिडिक्शन। ये जैसे कि हम वर्ड से ही समझ सकते हैं, एक टेरिटरी के ओवर, मतलब कि एक टेरिटरी के विद इन किसी भी कोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी एक टेरिटरी के बाउंड्री के विद इन जुडिडिक्शन। ये कब कब एक्सरसाइज फंक्शन कर सकता है टेरिटरी के विद इन? जब कोई भी केस जो आ रहा है उसके अंदर कोई भी एक स्टेट पार्टी है और उस स्टेट की टेरिटरी के विद इन तक भी आईसीसी की जुडिडिक्शन बनती है। और दूसरा, जब कोई भी स्टेट एक्सेप्ट करता है एक एग्रीमेंट के तौर पर कि आइए आईसीसी आप हमारे स्टेट के विद इन अपनी जुडिडिक्शन को फंक्शन कर सकते हैं, वो भी स्पेशल एग्रीमेंट के तौर पर, तब आईसीसी की टेरिटोरियल जुडिडिक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी। यानी कि टेरिटोरियल जुडिडिक्शन दो तरीके से देखी जा सकती है। जब कोई जो क्रिमिनल मैटर है उसके अंदर एक स्टेट पार्टी है तो उसकी टेरिटरी भी देखी जाएगी, और दूसरा, कोई भी अगर स्टेट एक्सेप्ट करता है स्पेशल एग्रीमेंट के तौर पर कि आईसीसी हमारी टेरिटरी के विद इन अपनी जुडिडिक्शन को सुपरवाइज कर सकती है, फंक्शन आउट कर सकती है, तो उसका टेरिटोरियल जुडिडिक्शन वहाँ पर बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर जुडिडिक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा क्राइम जो सीरियस नेचर का कमिट हुआ हो, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एज अ होल इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है ऐसे क्राइम जैसे कि क्राइम ऑफ जेनोसाइड, यानी कि जाति हत्या। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी या फिर एसोसिएशन इंटेंड करती है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी पार्ट को या फिर होल नेशन को, उसके एथिकल ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करती है इंटेंशन के साथ कि उस जो एरिया है या फिर उस ग्रुप का बर्थ कंट्रोल ही रुक जाए, ठीक है। सेकेंड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा क्राइम प्रेजेंट होना या फिर अगेंस्ट में देखना कि जो ह्यूमैनिटी को किल कर रहा है, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं कि कोई ऐसा एक्ट जो कि वाइड स्प्रेड एक्ट हो, मतलब एक बड़े लेवल पर अटैक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मस्ट बी डायरेक्टेड अगेंस्ट अ सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब जो हम नॉर्मल सिटीज़न हैं उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए। तीसरा, मस्ट बी कैरिड आउट एज अ वे टू फर्दर द पॉलिसी ऑफ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि एक जो स्टेट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं या ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसीज़ रूल्स बनाए हैं उसके अगेंस्ट में ऐसा एक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई भी क्राइम को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तब मानते हैं जब वो एक वाइड लेवल पर हुआ हो, वो नॉर्मल सिविलियन जो भी पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में हुआ हो, और ऐसा कोई एक्ट हो जो कि स्टेट की पॉलिसीज़, रूल्स या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी रूल्स के अगेंस्ट में हो, ठीक है। तीसरा, वॉर क्राइम। कोई भी एक ऐसा एक्शन कंडक्ट करना वॉर के टाइम पर जो कि वॉयलेट करता है जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं वॉर को लेकर, ठीक है, और जो हमने वॉर के टाइम पे एक्सेप्ट किए हैं रूल्स, अगर हम उन्हें वॉयलेट करते हैं तो हम एक क्राइम कमिट करते हैं जो कि माना जाता है वॉर क्राइम, ठीक है। फोर्थ होता है क्राइम ऑफ एग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है, प्रिपरेशन की जाती है, हमारी इंडिकेशंस देखी जाती हैं कि अगर कोई भी पर्सन एक ऐसी पोजीशन अफेक्ट करता है कि एक्सरसाइज करता है
अपनी पावर को कंट्रोल करता है या दूसरे की इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश करता है और डायरेक्ट पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है किसी स्टेट के द्वारा जो कि एग्रेशन एक्ट हो, ठीक है, बाय इट्स चार्टर, ग्रेविटी या फिर स्केल, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, कोई भी ऐसा मतलब एग्रेसिव एक्ट है किसी भी मिलिट्री या स्टेट के द्वारा लिया जाने वाला डायरेक्ट पॉलिटिकल मिलिट्री एक्शन जो एक स्टेट ले रहा है एग्रेशन में, ठीक है, और वो वॉयलेट कर रहा है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को, तब वो एक क्राइम माना जाता है, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक है, जो कि इस मैटर में भी, इस क्राइम को कॉज करने में भी हम देख सकते हैं कि ऐसे जब क्राइम कमिट हो रहे हैं तो उस टाइम पर सब्जेक्ट मैटर जुडिडिक्शन देखी जा सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे। टिल नाउ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।